स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हाथरस हादसे की जांच के लिए जो एसआईटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है उस बात का जिक्र तक इस रिपोर्ट में नहीं है। जी हां, 300 पन्नों की एसआईटी रिपोर्ट में आरोपी बाबा सूरजपाल उर्फ विश्वहरि साकार का कोई नाम नहीं है। सारा का सारा ठीकरा सत्संग का आयोजन करने वाली कमेटी पर फोड़ दिया गया है। अफसरों और लोकल प्रशासन को कसूरवार बताया गया, जिसके बाद योगी सरकार ने 6 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। उधर इतने बड़े हादसे के बाद बाबा के भक्त अभी भी उसके मायाजाल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। मैनपुरी में एक बार फिर बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ जमा हुई। सवाल यह है कि आखिर हादसे से लेकर जांच तक और एसआईटी रिपोर्ट से लेकर अफसरों पर हुए एक्शन तक में कथावाचक सूरजपाल का नाम दब गया या दबाया गया है। 121 लोगों की मौत मामूली बात नहीं, फिर इसे सिर्फ मिसमैनेजमेंट बताकर क्या पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है? जिन लोगों ने जान गंवाई वो सब इसी कथावाचक के भक्त थे, फिर भी खुद को उनका भगवान कहने वाला सूरजपाल उनके सामने नहीं आया। वीडियो जारी कर देने भर से जिम्मेदारी पूरी हो गई। क्या वाकई सूरजपाल को बचाने की कोशिश हो रही है? क्या अपने रसूख के दम पर इतने बड़े हादसे को साजिश का रूप देकर मामले को घुमाया जा रहा है? इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। पहले सुनाते हैं आपको इस पूरे मामले की जांच पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा। जो कमेटी आई है कि जांच जो आई है कमेटी की, ये पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि ये जिन जिन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए उस पर बड़े लोगों को बचाया गया, छोटे लोगों पर कार्रवाई हुई है। इसमें जो प्रमुख लोग रहे हैं, जो भी इसमें लोग हैं, उनको सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो एम्बुलेंस उपस्थित नहीं हुई, किसकी वो काम करने की तरीके, वो सीएमओ, डॉक्टर्स जो वहाँ के उसमें जिन्होंने परमिशन लेने में जो उसमें शामिल लोग थे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। केवल छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। उसमें भी जितने भी लोग हैं सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सबको जेल भेजना चाहिए। देखिए, जांच रिपोर्ट जो आई है, जांच रिपोर्ट के आधार पे कार्रवाई हुई है। अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो वो लिख के दे दे, जिससे जांच कराने को जिससे संतुष्ट हो उसको लिख के दे दें, उससे जांच करा दिया जाए। सरकार एक कदम भी पीछे नहीं है, जांच के लिए हर तरह से तैयार है। जिस भी एजेंसी से वो जांच चाहते हैं उस एजेंसी से जांच करा दिया जाएगा। जो जांच रिपोर्ट आएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और देखिए, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं एपी सिंह, सूरजपाल के वकील, उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा राजेश चौधरी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अनुपम मिश्रा, प्रवक्ता आरएलटी हमारे साथ हैं, और अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। एपी सिंह जी, आप ही के पास आऊंगी, शुरुआत भी आपसे करूंगी और कई सवालों के जवाब आपसे जानना चाहूंगी। पहला तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके जहन में है कि आखिर बाबा सूरजपाल हैं कहां? सब उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कहां हैं, जानकारी किसी के पास नहीं है। देखिए, मैंने वेरी फर्स्ट डे जब से मुझे उन्होंने एज ए डिफेंस काउंसिल अपॉइंट किया है, मैं कह रहा हूं, नारायण साकार हरि कानून में विश्वास करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो संविधान को है उसमें विश्वास करते हैं, माननीय अदालत पर विश्वास करते हैं, और जो ऑनरेबल रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस की कमीशन बनाया गया जिसमें रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस हैं, उन पर भरोसा करते हैं। हम लोग सदैव जांच एजेंसी, एसआईटी, यूपी पुलिस, सभी पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। नारायण साकार हरि भारत में है, आश्रम में है, कहीं आपको भागते हुए नहीं मिलेंगे, एयरपोर्ट पे नहीं मिलेंगे, नेपाल बॉर्डर पे नहीं मिलेंगे, बेसमेंट में नहीं मिलेंगे, भेष बदले हुए नहीं मिलेंगे। ये मेरा विश्वास है। ये मैं आपसे जब भी कोई जो भी जांच एजेंसी जब भी कहेगी वो बिल्कुल पेश होके अपनी बात जो पूछी जाएगी रखी जाएगी। लेकिन ये भी सत्य है कि उनका कोई किसी तरह का रोल नहीं है। 30 से 35 मिनट पहले वो जहां व्यथित हृदय विदारक घटना हुई वहां से अपना सत्य का साथ समागम का समापन करके जा चुके थे। पंडाल एकदम पीछे की साइड में, मैं आपको साइड प्लान दिखाता हूं। ये वो साइड प्लान है जहां जो नक्शे में लगाया गया, ये नक्शे में लगाया गया, जूम करके देख लीजिएगा आप। ये साइड प्लान जो वो है जो परमिशन जहां हुई थी, परमिशन में सभी एडीएम में सभी से परमिशन लिखा। ये टुवर्ड्स एटा के लिए जाता रास्ता अलीगढ़ से आता है। पंडाल यहाँ है, ये हाईवे है, हाईवे पे 4 लेन एक तरफ है, 4 लेन दूसरी तरफ है।
पास में दूसरी कच्ची रोड्स हैं, और हाईवे और नीचे खेत में जो फर्क है बस उतना है, ऊंचाई और ऊंचाई का। खुला मैदान थे, खेत थे यहाँ पूरी तरह से, यहाँ पंडाल है, यहाँ से नारायण साकरहरी आते हैं, हाईवे से यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ अपना ब्रह्मवाणी को संबोधन करते हैं, समापन होता है, यहाँ से चले जाते हैं और अपने प्रवास पे चले जाते हैं। ये है, कहीं नहीं छुप रहे, कहीं नहीं भाग रहे, कहीं। मैं उनका डिफेंस काउंसिल होने के नाते, इंडिया टीवी दुनिया क्या देश का सबसे बड़ा चैनल है, सच्चाई दिखाता है, सच दिखाता है, और मैं पूरी तरह से सच कह रहा हूं कि उनका कोई रोल नहीं, निर्दोष हैं। देखिए, समझिए ना, जिनकी मौत हुई वो हमारे, जो उन पर आरोप लगा वो हमारे, आयोजन समिति हमारी, हमने दरी बिछाई, टेंट लगाया, साउंड लगाया, बिजली लगाई, जनरेटर लगाया। सिंह जी, यही तो मेरा सवाल है ना, आप इतने अपनेपन से कह रहे हैं और 121 मौतों को लेकर आप भी संवेदनशील बने हुए हैं, तो वो बाबा जिन्हें उनके अनुयायी परमात्मा कहते हैं, क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी उनकी कि ऐसे मुश्किल वक्त में कम से कम अपने लोगों के बीच में ही आ जाएं, जो पीड़ित हैं उनकी मदद ही कर दें, या उनसे ही संवाद स्थापित कर लें कि इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं? अभी तो ऐसा ही लग रहा है ना कि बाबा छिप रहे हैं, पता नहीं कहां पर है, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं उनके डिफेंस काउंसिल वेरी स्टार्टिंग 3 जुलाई से, जब से मुझे उन्होंने इंगेज किया, तब से मैं बराबर कर रहा हूं कि उनका लेटर आया, उनका हैंड रिटन लेटर आया, जो कि संवेदना व्यक्त करते हुए और इंजर्ड को जल्दी सही करने की हमारी पहली प्राथमिकता क्या थी। जो 2 जुलाई को हुआ वो हुआ, 3 जुलाई से सबसे पहली प्राथमिकता थी, पुलिस अपना काम कर रही थी। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी ने तत्काल प्रभाव से अपने डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को भेजा, तुरंत होम सेक्रेटरी को भेजा, उन्होंने वहां रुके, अपना अगले दिन पहुंचे और 2 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की। माननीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने चलते हुए सदन में, जब 18वीं लोकसभा का सदन चल रहा था, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का जवाब वो दे रहे थे, सब लोग थे वहां पर, तुरंत मैसेज, जब से हाथरस की घटना का मैसेज पड़ा, उन्होंने तुरंत बताया। एनडीआरएफ, सुनिए, सरकार ने क्या किया, और आप जो जिस डिफेंस की बात कर रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाह रही हूं, इतना ही समझना चाह रही हूं कि आपसे अगर संवाद स्थापित हो रहा है, वो लेटर के जरिए पीड़ितों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एक वीडियो के जरिए बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हैं कहां? ये लोकेशन बता देने में किस बात का डर है, जब आपको पता है कि बहुत अच्छी जांच हो रही है, जब आपको पता है किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा और बाबा पूरी तरीके से निर्दोष हैं, तो छिपने की जरूरत क्या है? सामने आइए ना। मैं आपको बताता हूं, अगर मैं आज इंडिया टीवी पर उनकी लोकेशन, उनका स्थान मैं कर सकता हूं, अगर मैं अनाउंस कर दूं, मैडम, इस देश में 3 से 4 करोड़ फॉलोअर्स हैं, उनके अनुयायी पूरे देश में, सारे लोग वहां, इतनी अस्त व्यस्तता है, हजारों गाड़ियां पहुंच जाएंगी, हजारों बसेस पहुंच जाएंगी, मीडिया पहुंचेगी, मीडिया तो हमारी, हम समझा लेंगे, शासन प्रशासन उन्हें समझा लेगा, वो लॉ अबाइडिंग सिटी, लोगों में भाव है, लोगों में भावना है, पूरा शहर जाम हो जाएगा, पूरी अव्यवस्था फैल जाएगी। और अगर वो वहां से निकल गए किसी भी सांत्वना देने के लिए, किसी, उनकी भावना है, उन्होंने भाव दिया है, एनआई न्यूज एजेंसी के द्वारा आप लोगों को दिया है, सब कुछ बोला है, सब कुछ कहा है, अगर वो पहुंच जाएंगे, इतनी अव्यवस्था फैल जाएगी, शासन प्रशासन के संभाले नहीं पाए, और दूसरी घटना हो जाएगी। अगर मैंने बता दिया, मैं एक की बात कर रहा हूं। अच्छा एपी सिंह जी, अच्छा चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि उनके बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे अनुयायी हैं, अव्यवस्था फैल जाएगी, तो जांच में सहयोग करने को लेकर आप भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि साजिश की गई, और साजिश किस तरीके से की गई आप तो ये भी बता रहे हैं। जांच में सहयोग को लेकर कोई कदम उठाया गया है बाबा की तरफ से, सूरजपाल की तरफ से, पुलिस से कोई संबंध, कोई बातचीत स्थापित हुई है? देखिए, मैं ऐसा डिफेंस काउंसिल हूं, जब भी हमें एफआईआर मिली, एफआईआर में सबसे पहला नाम वेद प्रकाश मधुकर मुझे मिला। एफआईआर हुई, अगले दिन इनाम घोषित हो गया, अगले दिन उसने मुझसे संपर्क किया, मैंने तुरंत कहा दिल्ली आइए। दिल्ली आके मैंने उसकी हालात जो बताया, उसके रिश्तेदारों ने तो मर जाएगा, मैंने कहा पहले डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, उसे हॉस्पिटल ले गए, उसका इलाज हुआ, पुराना हार्ट पेशेंट था, इंजीनियर है, हार्ट पेशेंट है, तो उसे वहां भेजा गया, उसका इलाज जैसे हुआ। मैंने, मैडम, मैं इंडिया टीवी पे बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, मैंने कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, कोई 482 एप्लीकेशन नहीं लगाई, सरेंडर एप्लीकेशन नहीं लगाई। मैं लगा सकता था अरेस्टिंग स्टे, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, मैंने बिल्कुल कहा मैं क्यों लगाऊं, मैंने क्या किया, मैं आयोजक था, तो मेरी तो बहनें, मेरे माता पिता, मेरे परिवार के लोग मरे, मेरे बच्चे मरे। फिर गलती आप किसकी मान रहे हैं? सिंह जी, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, लेकिन आप ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं ना कि इस पूरे मसले में गलती किसकी है? 121 लोगों की जान चली गई,
उसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? जब सब कुछ इतने ही भोले हैं और बड़ी अच्छी मंशा से सब कुछ हो रहा था, तो 121 लोगों की जान चली कैसे गई? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैंने बुला के वेद प्रकाश मधुकर और एसआईटी को सरेंडर कराया। दोपहर को बता दिया था कि मैंने आपके इंडिया टीवी पे बता दिया, सबको बता दिया कि मैं सरेंडर कराऊंगा उसको बुला के एसआईटी को। और मैंने शाम को उसी दिन, वो कहते रहे अगले दिन, मैंने कहा नहीं आज रात में ही होगा और लेके जाओ अपनी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था हार्ट पेशेंट की इस स्थिति में कर दूं कि पता चले कस्टडी डेथ में किसी की मौत हो गई तो और पुलिस वालों की नौकरी चली जाए। वो भी हमारे हैं सब कुछ। आपका पैनल इतना अच्छा है, बुद्धिजीवी पैनल है, सब बुद्धिजीवी हैं, हमारे सभी लोग हैं। आदरणीय विक्रम सिंह जी को देख रहा हूं, आदरणीय भदौरिया जी को देख रहा हूं, सभी लोग बहुत सम्मानित हैं, पूरे देश से संपर्क रखते हैं। आप मेरी भावना को समझिए, मेरे दर्द को समझिए। मैं ऐसे भावना और दर्द से देश नहीं चला करते हैं ना। 121 मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये तो हम सबको मिलकर ही तय करना होगा। ये तो आपको भी जानना होगा कि भाई ये मौत हो कैसे गई। अभी तो आपकी बातों को सुनकर ऐसे लग रहा है ना कि बस ऐसे ही मौत हो गई, कोई इसके पीछे जिम्मेदार है नहीं। मैं बता रहा हूं जो भी हुआ घटना दुखदकारी, लेकिन इसके पीछे साजिश थी, षड्यंत्र था जिसका खुलासा एसआईटी करेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा साजिश, इस टीम ने भी, एसआईटी टीम भी कह रही साजिश। मैंने भी आपके सामने एक्सपोज किया किस तरह से लोगों ने जहरीला स्प्रे किया, भगदड़ मची, भगदड़ मचाएगी। इसके पीछे सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश हो सकती है, हिंदुइज्म को बदनाम करने की साजिश हो सकती है। तो कौन कर रहा है ये साजिश? एपी सिंह जी, ये साजिश कौन कर रहा है और आधार क्या है आपका? वो स्प्रे जिसका जिक्र एसआईटी की रिपोर्ट में कहीं नहीं है, वो आपके पास कैसे आया? वो कैसे जानकारी मिली आपको? मैंने हाथरस, इटावा, मैनपुरी, एटा हॉस्पिटल विजिट किया। मैं लगातार 2 दिन तक उनके बीच रहा। इंजर्ड ने बताया, महिलाओं ने बताया कि इस तरह से एकदम जैसे ही सांस ली एकदम दम घुटी, दोबारा सांस नहीं ले पाए और गिर गए, बेहोश हो गए। कुछ लोग बचे, कुछ लोगों की इम्यूनिटी कम थी, वो मर गए, हॉस्पिटलाइज में दब गए। फिर भीड़ मच गई, भगदड़ मच गई और उसके साथ ऐसा हुआ। आप बिल्कुल भावना रखिए, मरने वाले हमारे हैं, हमारे अनुयायी हैं, हमारे फॉलोअर, आयोजक हम थे। लेकिन एपी सिंह जी, इस बात का जिक्र तो कहीं है नहीं ना। या तो जांच गलत दिशा में चल रही है या आप गलत दिशा में अपनी जांच कर रहे हैं या अपने मुवक्किल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या सूरजपाल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में है कि साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जहरीले स्प्रे वाली बात तो अभी तक कहीं निकलकर सामने नहीं आई, सिर्फ आप ही बता रहे हैं। आएगी, इंजर्ड आएंगे, इंजर्ड। अभी पहली प्राथमिकता क्या थी कि कोई लावारिश लाश ना रहे। बाद में ये ना कोई बहन बेटी वाला भाई चाचा ताऊ न कहे मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी पत्नी लावारिश चली गई। हम सम्मान से उनका अंतिम संस्कार करते, लेकिन सरकार भी कराती, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता थी कोई लावारिश लाश ना जाए, हर घर में सम्मान के साथ। किसी की मेडिकल रिपोर्ट में भी जहरीले स्प्रे का तो जिक्र है नहीं, और आपके पास अगर इतना पुख्ता आधार है तो आपको आगे बढ़ के पुलिस को सहयोग करना चाहिए ना, एसआईटी को सौंपना चाहिए थे आपको सारे सबूत। अभी उनके परिवारों में 10वां नहीं हो पाया, 13वीं नहीं हो पाई है। हमारे सनातन धर्म के संस्कार हैं कम से कम 10वां 13वीं हो। अभी मृतकों के घर लोग पहुंच रहे हैं, धर्म की संस्कृति समझने के लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं बैठी हूँ, चूंकि तथ्य की आप बात कर रहे हैं तो मैं तथ्यों पर आपसे बात करना चाह रही हूँ। मेडिकल रिपोर्ट में, एक सेकंड, मेडिकल रिपोर्ट में तो आता ना, मेडिकल रिपोर्ट्स तो आ गई है ना, उसमें तो आता कि भाई जहरीला स्प्रे था जो लोगों के नाक में गया, मुंह में गया, जिसकी वजह से बेहोशी छाई और लोग गिरने लगे। एकदम सांस क्यों रुकी, एकदम सांस क्यों रुकी, जिसकी वजह से लोग मरे हैं। हॉस्पिटल हाथरस हो, अलीगढ़ हो, एटा, इतने माइंड से, इतना इक्विपमेंट से तैयार नहीं थे। नहीं तो आपके पास सबूत हैं, ये सबूत आपको एसआईटी को देने चाहिए ना। ये सवाल मैं राजेश जी से ले लेती हूँ। सरकार पर आपको इतना यकीन है एपी सिंह जी। अब राजेश जी, जैसा एपी सिंह जी कह रहे हैं उसे तो यही समझ में आ रहा है कि ना तो जांच सही दिशा की तरफ बढ़ रही है, ना ही मेडिकल रिपोर्ट सही तरीके से निकलकर सामने आई। तथ्य एपी सिंह जी के पास हैं, उनके पास घायलों के बयान हैं जिसमें एक साजिश का जिक्र किया जा रहा है, जहरीले स्प्रे का जिक्र किया जा रहा है। सरकार की कार्रवाई में तो कहीं नहीं है इसका जिक्र। देखिए, एपी सिंह जी बाबा का पक्ष रख रहे हैं, बाबा के वकील हैं, उन्हें अपना बात कहने का पूरा अधिकार है, वो उनका कहना होगा, अपनी बात रखेंगे। पर मेरा ये मानना है जो एसआईटी टीम बनाई गई थी, उस एसआईटी टीम ने वहाँ जाकर के लोगों से बात की। 150 लोगों के बयान लिए, बहुत बड़ी संख्या होती है 150, 150 लोगों के बयान लेने के बाद जिस निष्कर्ष पर पहुंची, जिस स्तर पर लापरवाही लगी, उन अधिकारियों के खिलाफ संतुति की गई, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 मिनट की बिना देरी किए वहाँ
जो अधिकारी थे, चाहे वो एसडीएम थे, सीओ थे, थाना इंचार्ज थे, चौकी इंचार्ज थे, तहसीलदार थे, उनको सस्पेंड किया और उनके खिलाफ और जांच हो रही है। मैं बार बार ये कहता रहा हूं और हमारा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि जांच का जो काम है उसको जारी रहने दिया जाए। उसमें जो जो दोषी होगा, कोई बड़ा हो छोटा हो, इससे कोई असर कानून को या सरकार को पड़ने वाला नहीं है। जो उसमें दोषी मिलेगा, जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी, उसको कानून के कटघरे में खड़ा करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार का है, वो बखूबी उसको निभाएगी। ये उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है। दूसरी जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में हो रही है, 2 अधिकारी उसमें हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, उनका भी रिपोर्ट आएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच है और आयोग की जांच है, दोनों को सरकार प्रभावित कर दे। इसीलिए स्वतंत्र आयोग बना करके हमने जांच बिठाई है। ठीक है। और जिसके खिलाफ वो संतुति कहेगी हम कार्रवाई करने में 1 मिनट की देरी नहीं करेंगे। आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? 6 दिन लगे, एसआईटी जांच का इंतजार आपने किया, कम से कम आज उन अधिकारियों पर तो गाज गिर गई जिनकी संलिप्तता या जिनकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी बात और चौंकाने वाली बात यह है कि सूरजपाल, जिसके लिए वो सत्संग था, जिसके अनुयायी वहां पर मौजूद थे, जिसे परमात्मा का नाम अनुयायियों की तरफ से दिया जा रहा है, उसका जिक्र तक नहीं है एसआईटी में। तो ऐसा लग रहा है कि बचाने की कोशिश की जा रही है, कोई नाम ही नहीं ले रहा उसका। अब ऐसा मैं तो नहीं मानता कि बचाने की कोशिश की जा रही है। जहां उनकी संलिप्तता नजर आएगी वही ना करेगी। आप जांच एजेंसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा। हम टेलीविजन में बैठ के तो तय कर नहीं सकते कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। जो घटना स्थल पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के बयान ले रहे हैं, उस कार्यक्रम से संबंधित जो आयोजक थे उन लोगों से बात कर रहे हैं, आम आदमी से बात कर रहे हैं, प्रशासनिक कर्मचारी और भी वहां लगे होंगे, उन सब का व्यूज ले रहे हैं। उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर। लेकिन टीवी पर बैठकर कम से कम ये तो विश्वास दिला सकते हैं ना कि आपकी सरकार की जांच सही दिशा में चल रही है। अभी तो कंफ्यूजन नजर आ रहा है ना। अभी कहां है सूरजपाल ये नहीं पता। उसके आश्रम के बाहर पुलिस चली जाती है, पुलिस उसकी तलाश कर भी रही है या नहीं कर रही है ये तक तो स्पष्ट हो नहीं पा रहा है। तो कंफ्यूजन क्यों है सूरजपाल के मामले में? प्राची जी, सरकार जितना सक्रिय इस विषय को लेकर के है उतना ही होना आवश्यक था। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। पहले दिन सरकार घटनास्थल पे थी, 3 मंत्री पहुंच गए थे। 24 घंटे नहीं हुए थे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री वहां घटनास्थल पे थे। एक लोगों से मिलकर के वो वहां आए। उसके बाद आयोग का गठन किया गया, एसआईटी का गठन किया गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया। 7-8 लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं, जेल के अंदर है। वो मुख्य आरोपी था, उस पर इनाम घोषित किया गया, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। कार्रवाई में कोई कोताही सरकार नहीं बरत रही है। नहीं किया है। जो सूरजपाल के मामले पर चुप्पी है, सवाल उसको लेकर था। आप बस इतना बता दीजिए कि सूरजपाल है कहां, इसकी कोई जानकारी आपके पास है? फिर भदौरिया जी के पास जा रही हूँ। सूरजपाल जहां होंगे वहां होंगे, जहां वो रहते होंगे वहां होंगे। वो कोई अभी कानून की नजर में भगोड़े तो है नहीं। वो जहां होंगे वहां होंगे। और जब उनको आवश्यकता पड़ेगी तो चाहे एसआईटी को, चाहे वो एसआईटी बुलाए, चाहे वो आयोग बुलाए, तो उनको आकर के अपना बयान दर्ज करना होगा। तो फिर आपको ये भी बताना होगा ना कि पुलिस का मूवमेंट क्यों हो रहा है। अभी आपने स्पष्ट किया कि वो कोई भगोड़े तो है नहीं, जहां होंगे वहां होंगे, यानी कि आप अभी उनकी तलाश नहीं कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप लोगों को क्यों लग रहा है कि जो जांच है वो सही दिशा में नहीं बढ़ रही है? सरकार ये कह रही है कि हमने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 6 जो आरोपी अधिकारी थे उनको निष्कासित कर दिया, एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है, लापरवाही सामने आ गई है। देखिए, मैं आपको एक साफ बात बताता हूं। इतनी बड़ी घटना हुई हाथरस में, जहां 120 लोगों की मौतें हुई। अब सरकार से मेरा सीधा सा सवाल बार बार होता है, क्या प्रशासन जो वहां पे है हाथरस में, आपने क्या कार्रवाई की? जिन्होंने परमिशन दी, क्या जिन्होंने परमिशन दी उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि हम 80,000 लोगों की परमिशन दे रहे हैं या 50,000 लोगों की दे रहे हैं? अगर वहाँ 2.5 लाख लोग आ गए तो क्या डीएम, एसएसपी, एडीएम और जो है एसडीएम, सीडीओ, सीएमओ और जो थानेदार, ये सब की जिम्मेदारी है कि नहीं है? यही तो जिम्मेदार लोग होते हैं ना वहाँ पे। और इनकी जिम्मेदारी आप तय नहीं करेंगे? भाई इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये इनकी जिम्मेदारी तय करेंगे कि भाई जब वहाँ पे इतना बड़ा आयोजन हो रहा था तो क्या वहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई थी कि नहीं की गई थी? क्या वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था थी कि नहीं थी?
क्या वहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था थी कि नहीं थी? क्या वहाँ पे दमकल की व्यवस्था, फायर ब्रिगेड जो होता है उसकी आपने व्यवस्था की थी कि नहीं की थी? निकासी कैसे निकासी होगी और कैसे एग्जिट होगा? कैसे लोग अंदर जाएंगे? बैठने की व्यवस्था सुरक्षित है कि नहीं है? अगर कोई बात हो जाएगी तो कैसे वो बाहर निकलेंगे? ये सारी व्यवस्था तो सरकार देखती है ना, प्रशासन देखता है ना, वहाँ का जो प्रशासन होता है। अब ये तो है नहीं कि प्रशासन डीएम एसएसपी सिर्फ इसलिए लगाए गए हैं कि भाई आप कलेक्टर हैं और आप आराम से कलेक्टरगिरी कीजिए, आपको कोई काम ही नहीं करना है। भाई यही तो काम है, और क्या काम है? भाई जनता से संबंधित, जनता की सुख दुख का ध्यान रखना, जनता तकलीफ में ना हो, कोई आयोजन हो रहा है तो उस पर नजर रखना। तो क्या नजर रख लेते हैं आप आयोजन पे? आयोजन स्थल पे कितनी बार ये लोग गए कि नहीं गए, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। आयोजन स्थल की पूरी इंक्वायरी इन्होंने की है कि नहीं की है? सवाल ये होता है, इतना बड़ा आयोजन जहां लाखों लोग आ रहे हों और डीएम एसएसपी को पता इस बात के लिए तो वहां खड़ा होना चाहिए। भाई जहां 2.5 लाख लोग खड़े हैं और आपके जहां पे आप की जिम्मेदारी है, जिस डिस्ट्रिक्ट में और जिस जगह पे हो रहा है, वहां तो आपको एसडीएम सबको तो खड़े मुस्तैदी से दिखाई देना चाहिए। बिल्कुल अनुराग भदौरिया जी, आपने सबका नाम लिया, अधिकारियों का नाम भी होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, कार्रवाई हुई भी है, एसडीएम, सीओ, थाना प्रभारी, तहसीलदार, चौकी इंचार्ज, इन सबको सस्पेंड भी किया गया। लेकिन बाबा का नाम लेने से तो आप भी चूक गए। ऐसा क्या है कि हर कोई सूरजपाल का नाम आते आते चुप्पी साध लेता है? सब मैंने क्या, मेरी बात अभी भी नहीं समझे, शायद आपको समझने में दिक्कत हो रही है। नहीं सर, आपको मैं आपकी समझ को थोड़ा ठीक किए दे रहा हूं। भाई मैं सवाल किससे पूछूंगा? नहीं आप समझिए ना, समझ जाएंगे। अगर आप खुले मन से समझेंगे तो समझ जाएंगे। नहीं बोलिए, हम विपक्ष में है ना, और विपक्ष में होने के नाते मेरी जिम्मेदारी क्या है? अब बात सुन लीजिए ना, विपक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार का प्रशासन क्या कर रहा है। भाई अगर मान लो किसी के, आप बाबा की गलती, बाबा को पकड़िए, लेकिन हम तो सीधे से बोलते हैं प्रशासन ने परमिशन क्यों दी 2.5 लाख लोगों की, जब आपके व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे आप? भाई आपके पास व्यवस्था नहीं थी, 2.5 लोग हमारे अपने ही लोग हैं ना, तो आपने परमिशन क्यों दी? और परमिशन दी तो आप क्यों नहीं वहां पे थे? हमारे लोगों का नुकसान हो गया, कौन वापस लेके आएगा 120 लोगों का? सवाल ये उठ रहा है। आप बार बार दूसरी तरफ हमारे विषय को भटकाना चाहते हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूं जो जिम्मेदार है, ये जिम्मेदारी तय करने का काम किसका होगा? अनुराग भदौरिया जी, देखिए बहुत सेंसिटिव इशू पर हम दोनों बात कर रहे हैं। इस वक्त हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें, उससे अच्छा है कि हम एक निष्कर्ष पर निकले। एक सेकंड भदौरिया जी, बस एक सेकंड। हाँ बोलिए। निष्कर्ष पे आ रहा हूं ना। आप डीएम पे नहीं, आप डीएम एसएसपी कमिश्नर को क्यों बचा रही है पुलिस में? सरकार, मैं ये जानना चाहता हूं। यानी आप कह रहे हैं कि अभी और अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक हाथरस में घटना हुई थी, एक बेटी को रात के अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार हुआ था, तब भी डीएम को बचाया गया। तब भी आपने डीएम कितने दिनों बाद सस्पेंड किया? जी, इतने दिन से मैं जब भी चर्चा कर रही थी और आपकी तरफ से जो भी प्रवक्ता आ रहे थे, अभी तक एसडीएम, थाना प्रभारी की बात कर रहे थे, उन पर कार्रवाई हो गई। अब आप लोगों ने डीएम की बात कही है, अब उस पर कार्रवाई सरकार करेगी या नहीं करेगी अभी पूछ लूंगी राजेश जी से। लेकिन उसका अगला चरण तो बाबा भी है ना। हमेशा से कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना ही पूछ रही हूं ना आपसे। आपको लगता है कि मैं जो है मुद्दा भटका रही हूं, लेकिन सूरजपाल की भूमिका पर बोलने से आप सभी लोग क्यों बचते हैं? सब लोग फिर वही बात कर रहे हैं। आप सरकार तय करेगी, मैं तय कर दूं? बताइए, आप सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? अगर बाबा दोषी तो बाबा पे कार्रवाई करे, अगर प्रशासन दोषी प्रशासन। हमें तो प्रशासन साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि वहां डीएम एसपी ने वहां पे होते हैं, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। तो मैंने सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष भी यही तय करेगा कौन जिम्मेदार है। तो हमें दे दीजिए ना सारी, कि हम तय कर ले फिर कौन जिम्मेदार है, हम तय करके बता देंगे। कहो है, मेरे राज जी से पूछो क्या ये प्रोविजन दे दे विपक्ष को कि विपक्ष जो इंक्वायरी करके देगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकर जा रहे हैं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी है। विपक्ष सवाल खड़े करेगा और विपक्ष को सवाल खड़े करने भी चाहिए, लेकिन जिस दिशा में सरकार नहीं सोच रही है उस दिशा में सरकार को ले जाना भी तो विपक्ष की जिम्मेदारी है ना। आपको तो यकीन है नहीं सरकार पर। अगर ये बाबा के नाम पर खामोश है तो जिम्मेदारी अनुराग भदौरिया जी की है ना। जितना एग्रेशन में बोलते हैं, जितना लय में बोलते हैं, उतना ही लय में बाबा के नाम भी ले लें। सुनिए, कमाल की बात है कि सत्ता, एक मिनट सुनिए ना, कमाल की बात है सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से काम करता है। मैंने सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी विपक्ष ले क्या? बता दीजिए फिर इनसे कहिए हमें दे दें इंक्वायरी, हम आपको कल बता देंगे किसका वहां पे कौन दोषी है। जितने बन सकते थे सब किए ना, बस एक बाबा पर आपसे क्या पूछ लिया, आप तो सर नाराज होने लग जाते हैं। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है ना, बाबा ने अपने आयोजकों से जानकारी तो ली होगी ना। भदौरिया जी, जो दोषी है, भदौरिया जी, अरे जो दोषी है, अरे प्रभु सुन तो लीजिए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए ना। हाँ
मैं कह रहा हूं फिर क्यों बाबा की बात पर आकर इतना एग्रेशन में आ जाते हैं और आपके नेता क्यों उस पर खामोश हो जाते हैं? कोई नाम नहीं लेता। अजय राय जी की भी आज सुन रही थी, बड़ी मछली पर कार्रवाई करें, बड़ी मछली पर नहीं सर, आपको लगता है ये डाइवर्ट करना है, लेकिन ये असल मुद्दा है और इसके पीछे की क्या वजह है, राजनीतिक दलों की क्या मजबूरी है, सब जानते हैं सर, सब जानते हैं। विक्रम सिंह जी, प्रशासन दोषी है, विक्रम सिंह जी, यहाँ पे कौन तय करेगा? सर कोई यहाँ पर क्लीन चिट नहीं दे रहा है प्रशासन को, आप समझिए, कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा है। प्रशासन पर सवाल हैं और कार्रवाई को लेकर अभी भी सरकार से ये सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा है। बाबा पर आकर इतना क्यों आप लोग गुस्सा होने लगते हैं? विक्रम सिंह जी कर रहे हो, आप छोटी मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। विक्रम सिंह जी प्लीज आप ही ये बात समझाइए, एफआईआर में बाबा का नाम नहीं, एसआईटी रिपोर्ट में ऐसा लग रहा था कि कोई बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी बाबा का नाम नहीं। क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि बचाने की कोशिश की जा रही है या इसका कोई कानूनी पहलू भी है? भदौरिया जी रुक जाइए प्लीज, ऐसे नहीं चर्चा होगी, रुकिए, बोलिए। प्राची जी नमस्कार, विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं कोशिश करता, भदौरिया जी जरा थोड़ा सा अवसर मुझे दे दें। भदौरिया जी, प्राची जी का प्रश्न मेरी तरफ है। मेरा निवेदन यह है कि प्राची जी, काश में आपकी बात, अगर आपने यही सवाल कल कहा होता तो मैं कहता था बिल्कुल बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आज 2 यूपी की वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने अपनी जो संस्तुति सबमिट की है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं, प्रदेश में नहीं देश में उनकी सत्यनिष्ठा का नाम है श्रीमती चैत्रा और अनुपम कुलश्रेष्ठ। इन्होंने बिना किसी दबाव के निर्भीकता से, इनका करियर जाना जाता है और इन 2 महिला अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी है, मुझे कोई कारण नहीं है उससे मतभेद का या उसके प्रश्न चिन्ह उठाने का। उन्होंने अगर एसडीएम और सीओ को निलंबित किया है, तहसीलदार को, एसओ को, 2 चौकी इंचार्ज को निलंबित किया है, अगर जरूरत पड़ती, अगर कोई शंका होती, जरा से भी शक होता तो अनुपम और श्रीमती चैत्रा डीएम एसपी को भी नहीं बख्शती, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी का नाम आ रहा है, हमारे आपके चाहने से किसी का नाम प्रकाश में नहीं आता है, उसके तथ्य अगर होते तो जरूर सामने आएंगे। और एक चीज उन्होंने भी जो कही है कि जो षड्यंत्र की बात आ रही है, षड्यंत्र की भी संभावना है, जो बृहद इन्वेस्टिगेशन पुलिस का होगा उसमें, उस बात के ऊपर मैंने इस बात का पुरजोर तरीके से खंडन किया था, लेकिन मेरे पास सीमित जानकारी थी। इस समिति के पास बृहद जानकारी है और इस समिति ने जो फाइंडिंग दी है, मैं उसे कैसे मतभेद कर लूं सिर्फ इसलिए कि मैं चाहूंगा कि बाबा को सलाह के पीछे कर दे? मेरे चाहने से नहीं होता है, यह सबूत और तथ्यों के आधार पे होगा और सबूत और तथ्य ढूंढे जा रहे हैं और कम से कम आज एक आशा की किरण दिखाई पड़ी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी पैनलिस्ट श्रीमती चैत्रा को, अनुपम कुलश्रेष्ठ जी को बधाई देंगे कि उन्होंने निर्भीक होकर के अपने तथ्य प्रस्तुत किए। जी विक्रम जी, आप जो सारी बातें कह रहे हैं वो सारी बातें ठीक है और कोई यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि बाबा को आप दोषी करार दे दीजिए। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि उसकी भूमिका पर कई सवाल खड़े हुए कि भाई आयोजकों से क्या बाबा ने पूछा नहीं होगा कि आपने क्या इंतजाम किए हैं? क्या ये भी जरूरी नहीं है कि उससे कम से कम पूछताछ ही कर ली जाए? जो एंगल एपी सिंह जी दे रहे हैं कि स्प्रे लेकर आए, वहां पर जानबूझकर साजिश की गई, तो अभी तक तो बाबा से पूछताछ की भी कोशिश नहीं की गई है। पुलिस उस आश्रम के बाहर जाती है, कंफ्यूजन सी नजर आती है कि पकड़ने गए हैं आप लोग या वहां अपनी ड्यूटी करने गए? प्राची जी, शासन प्रशासन को हम हल्का ना समझें। मैं समझता हूं कि एक तो होता व्यक्तिगत सामने बयान लेना, दूसरा आज टेक्नोलॉजी का जमाना है जो कि नया कानून हमें अनुमति देता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बयानात हो सकते हैं। समिति ने लिया है नहीं लिया है मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक एग्जांपल आपको दूंगा। इसी प्रदेश में रविंद्र शर्मा आईपीएस हैं, आजकल एडीजी बरेली जोन है, उन्होंने बाबा का प्रोग्राम एटा में कैंसिल किया क्योंकि यही हालात जो हाथरस में थे ये हुए थे, उन्होंने जाके बैन कर दिया क्योंकि सीईओ और वो। और दूसरा उन्होंने एक किया, बागेश्वर धाम की भी मीटिंग उन्होंने प्रयागराज में कैंसिल की। तो जो आरोप हम लोगों पे, हम आईपीएस ऑफिसर्स पे लगाए जाते हैं कि हम लोग पक्षपात करते हैं, बागेश्वर धाम कि क्या छवि है आपको मालूम है, लेकिन उनका प्रोग्राम भी बैन किया गया। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट जो है वो सही तरफ जा रही है, जांच सही तरफ जा रही है। और अब इस पर एमएच खान जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए विक्रम सिंह जी भी कह रहे हैं, उनको तो अनुभव है उत्तर प्रदेश में पुलिसिया व्यवस्था का और कैसे जांच होती है, कि सरकार ने अभी तक जो कदम उठाए हैं और अब जो जांच रिपोर्ट आ गई है उसमें तमाम तथ्य जो है वो प्रस्तुत किए गए हैं। साजिश की दिशा में भी काम किया जा रहा है, जो जरूरी था, जिन पर गाज गिरनी थी गाज भी गिर गई है। अब आगे क्या शंका आप लोगों के जहन में रह गई? नहीं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरे दिन वहां पहुंच गए थे, तो किस लिए गए थे? वो क्या काम किया उन्होंने वहां पर? किसको तलब किया, किससे बात किया उन्होंने? देखिए विक्रम सिंह जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है उनको सस्पेंड नहीं, उनको बर्खास्त करना चाहिए था। 125 और 20 लोगों की मौत और सस्पेंशन,
सस्पेंशन तो 6 महीने में फिर वापस हो जाएगा, तो ये सजा नहीं है। और बाबा को गिरफ्तार करना चाहिए। कैसे किसी को टर्मिनेट कर दोगे बिना जांच के? कह रहे हैं बाबा को गिरफ्तार करना चाहिए। नहीं, बिना जांच के कोई टर्मिनेट होता है क्या? टर्मिनेट करना चाहिए। कैसे पढ़े लिखे लोग आप? मुझे तो बड़े अनुभवी नजर आ रहे हो देखने में तो। बोला था क्या? अरे पढ़े लिखे नहीं, आप जाहिल हो, आप जाहिल हो, आप जाहिल हो। अच्छा अहमद खान, बर्खास्त करना चाहिए, मानवता दृष्टिकोण है। अरे जाहिल तो आप नजर आ रहे हैं, बुढ़े आदमी आप। भाई किसी पर पर्सनल टिप्पणी ना करें, 1 मिनट रुक जाइए सर। राजेश मैं दोनों को रोक रही हूँ, प्लीज दोनों की आवाज में कम करिए, दोनों की आवाज कम कर दीजिए। आपस में अगर आप पर्सनल उलझेंगे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, वो भी पर्सनली जाकर टीका टिप्पणी करेंगे, तो सर मैं अलाउ नहीं करूंगी आप दोनों को अभी आपस में लड़ने के लिए। अहमद खान जी, आप जिस तरीके के सवाल कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि बिना जांच के, बिना राजेश जी 1 मिनट रुक जाइए, बिना दोष स्थापित हुए, बिना उनकी भूमिका पर, राजेश जी रुक जाइए 1 सेकंड सर, बात कर रही हूं मैं अहमद खान जी से, रुक जाइए 1 सेकंड, और उन पर तुरंत कार्रवाई हो जाए। निष्कासन की कार्रवाई से आप लोग, सस्पेंशन की कार्रवाई से आप लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। किस आधार पर आप सस्पेंशन मांग रहे हैं? मैं इनसे बड़ा बदतमीज हूं। रुकिए ना सर, यहाँ कोई बदतमीजी का टेस्ट होने के लिए नहीं बैठे हैं। नहीं सर, आप इंडिया टीवी पर बैठे हैं सभ्यता के साथ डिबेट करने के लिए बैठे हैं। रुकिए प्लीज, आवाज थोड़ी कम करिए। अहमद खान जी बोलिए। बोलने दीजिएगा तभी तो बोलेंगे। बोलिए बोलिए अहमद खान जी बोलिए। आपके चैनल में बैठ के ये बुढ़ा बुढ़ी कर रहे हैं, सीख लीजिए ना सर। रुक जाइए, इससे थोड़ा आगे निकल जाते हैं। मैं आप दोनों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप दोनों आपस में उलझेंगे और एक दूसरे के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो अमर्यादित है, तो सर आप दोनों की आवाज बंद रहेगी। राजेश जी की आवाज थोड़ी कम करिए प्लीज। और अहमद खान जी, अहमद खान जी थोड़ा मुद्दे पर आइए, सेंसिटिव बात पर आइए। आप मुझसे बात कर रहे थे, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ किस आधार पर आप चाहते हैं कि बर्खास्तगी हो जाए? इस आधार पर चाहते हैं कि 121 आदमी की ऑन स्पॉट मृत्यु हुई है। जिम्मेदारी एसडीएम, सीईओ और इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज की होती है, इसलिए बर्खास्त होना चाहिए। ये छोटा मोटा काम है क्या? एक आदमी की कोई हत्या हुई है क्या? ये एक आदमी की हत्या नहीं हुई है, ये इसमें बच्चे मरे हैं, इसमें महिलाएं मरी हैं। जिम्मेदार कौन? जिसने परमिशन दिया। जिम्मेदार कौन? जिसने 2.5 लाख आदमियों के बीच में 40 सिपाही खड़े किए। ये जिम्मेदारी किसकी है? अरे अगर बर्खास्त आप नहीं करोगे तो ऐसे ही घटना होती रहेगी, ऐसे ही अधिकारी मौज करते रहेंगे, अधिकारियों का काम ऐसे ही होता रहेगा, कोई कर नहीं पाएगा कुछ। ठीक है, इसलिए बर्खास्त होना चाहिए और बाबा को गिरफ्तार करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या, किन परिस्थितियों में आप वहां नहीं गए और किन परिस्थितियों में आपने वहां के लोगों को भरमाया। ये कोई मजाक खेल नहीं है जो बात कर रहे हैं आप। सस्पेंशन हो गया, बड़ा भारी कारनामा हो गया। अच्छा, आपने गंभीर सवाल उठाया। अनुपम मिश्रा जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले छोटी सी प्रतिक्रिया एपी सिंह जी की ले लूं। सर बहुत देर से आप इंतजार करें, माफी चाहूंगी, लौट आपके पास आऊंगी। बस एक छोटी सी प्रतिक्रिया एपी सिंह जी से ले लेती हूं। एपी सिंह जी, इस पैनल में सबसे स्पष्ट अगर किसी ने बोला है तो अहमद खान जी ने बोला है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनसे होनी चाहिए पूछताछ, कि क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी जब आप सत्संग में जा रहे थे, आपके अनुयायी वहां पर इकट्ठा हो रहे थे, कैसे अव्यवस्था हो गई? वो अतिथि की तरह गए, सतिथि बुलाए गए। घटना से पहले, दुर्घटना से पहले, षड्यंत्र से पहले 30 से 35 मिनट पहले वो समापन करके जा चुके थे। ना उनके पास मोबाइल है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, ये उनके पास कुछ होता नहीं है। साफ बताएं, उनका नाम एफआईआर में है नहीं। एसआई टीम जांच कर रही है। आपको दो उच्च अधिकारियों पर, जैसा माननीय विक्रम सिंह जी ने कहा, उनका बहुत बड़ा अनुभव रहा है उत्तर प्रदेश में सेवाओं का, उनकी आपको आगरा और उनकी दोनों की रिपोर्ट पर उच्च अधिकारी, आला अधिकारियों पर आप शक है, आपको अपने मुख्यमंत्री पर शक है, आपको एसआईटी पे शक है, आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस पे शक है, आपको रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस पे शक है। तो सिर्फ आपको क्या करना है? आपको सनातन धर्म का विरोध करना है, हिंदुत्व का विरोध करना है। देखिए साहब, मैं बड़े साफ तौर में कहूं, ये डिबेट सनातन धर्म सॉफ्ट टारगेट है, बहुत नॉर्मल है। किसी भी बाबा के नाम पर शुरू हो जाओ, किसी सनातन के नाम, मक्का मदीना में भी घटना होती है। नहीं, आप गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं पूरा
का पूरा डिबेट। यहाँ कोई सनातन धर्म के विरोध में डिबेट करने नहीं बैठे हैं हम, और यहाँ कोई सनातन धर्म का विरोध कर भी नहीं रहा है। और सर समझिए, बाबा पर सवाल खड़े करना सनातन धर्म पर सवाल खड़े करना नहीं होता है। अव्यवस्था हुई है, 121 लोगों की जान गई है एपी सिंह जी, तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। आपके पास प्रूफ है, अगर स्प्रे किया गया है जहरीला तो आपको तो अब तक ये प्रूफ दे देने चाहिए थे सरकार को। गलत दिशा में मत लेकर जाइए एपी सिंह जी, ये कोई सनातन को टारगेट करने वाला मामला नहीं है। समझ रहे हैं आप, 121 लोगों की जान गई है। पर भी इस तरह की बात, आप जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं रखेंगी। करते हैं सर, जांच एजेंसी पर भरोसा है, लेकिन जो प्रूफ एपी सिंह जी के पास है वो प्रूफ हमारी जांच एजेंसियों के पास नहीं है ना। बस इतना ही तो कह रही हूँ कि दे दीजिए और आकर बता दीजिए, सामने आ जाइए। बिल्कुल दे देंगे, छिपने की क्या जरूरत है? अभी 10वां नहीं हो पाया, अभी कोई नहीं बोल रहा इस बात को कि मानवता रखिए। 10वां 13वां तक लोग घर से नहीं निकलते हैं। सर इसी मानवता में 121 लोगों की जान जाने को क्या आप जस्टिफाई कर पाएंगे? यहाँ भी तो मानवता आड़े आनी चाहिए ना। आप लोगों की मानवता तो ये होनी चाहिए कि आपको तुरंत उन लोगों को इंसाफ दिलवाना चाहिए। अनुपम मिश्रा जी, ये किस तरफ दिशा जांच बढ़ रही है? आप लोग कह रहे हैं कि जस्टिफाई हो गया, हमने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 6 लोगों पर कार्रवाई हो गई निष्कासन की। एपी सिंह जी कह रहे हैं कि जहरीला स्प्रे वहां पर किया गया। ना जहरीले स्प्रे का जिक्र है, ना अराजक तत्वों का जिक्र है रिपोर्ट में। कैसे माने ये सही है? प्राची जी, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद समय है। जो सैकड़ों लोग मारे गए, उनके परिवार के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है, और हम ये आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटें। इसलिए इन घटनाओं से सीखने की जरूरत है, और सरकार को इस मामले में आगे बढ़कर कुछ दिशा और निर्देश तय किए जाने चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटें। हमारा जो देश है वो आस्था और धर्म का देश है। हम बहुत जल्दी धर्म और आस्था के नाम पर एक जगह एकत्र होते हैं, लेकिन विडंबना ये है कि जब भी धर्म और आस्था के नाम पर लोग एकत्र होते हैं तो वो जो भीड़ होती है वो कई बार देखी गई है कि भगदड़ में कन्वर्ट हो जाती है और हादसे हो जाते हैं। दुख का विषय यह है कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति यदि हो रही है और उस पर कोई दिशा निर्देश नहीं तय किए जा रहे हैं तो जरूर थोड़ा सा गंभीर विषय है। रही बात है कि सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाना सिर्फ विपक्ष में होने पर मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सरकार ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई, उसने जांच की और उसने 6 दिन में त्वरित रिपोर्ट दे दी। सोचिए क्या हाल हुआ होता यदि सरकार की अभी जांच कमेटी की अगर जांच कमेटी की रिपोर्ट ना आई होती तो पहले आज ये प्रश्न चिन्ह हो रहा होता कि आखिर जांच कमेटी कर क्या रही है। और जब इन्होंने वहां पर फील्ड में कार्य करने वाले अधिकारियों को जांच कमेटी ने अगर दोषी पाया, उन पर कार्रवाई हुई, तो अब एसडीएम और सीओ और तहसीलदार क्यों सस्पेंड हुए? अब बात एडीएम और एसपी की हो रही। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, अभी डीजीपी साहब, उनका बहुत ही विस्तृत व्यवहारिक अनुभव है, उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में उस पर प्रकाश डाला और मुझे लगता है उस पर कार्रवाई की गई। और जो आगे जांच में जैसा जैसा सामने आएगा वैसे वैसे कार्रवाई की जाएगी। तो सर ये जांच, सर जांच पर कोई यहाँ प्रश्न खड़े नहीं कर रहा है। आप समझिए, आपने जो कार्रवाई की है, मैं नहीं कह रही हूँ आप सरकार ने कार्रवाई ठीक नहीं की या सरकार ने मुआवजा नहीं दिया या सरकार ने एक्शन नहीं लिया। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि इस जांच में कुछ सेलेक्टिवनेस हमें क्यों नजर आ रही है? हमें क्यों खुलकर कोई बात सामने नहीं आ रही है? पुलिस क्यों आश्रम तक जा रही है? 121 लोगों की हत्या हो गई या उनकी मौत हो गई, स्प्रे लेकर लोग पहुंच गए और इसकी जानकारी तक नहीं है सरकार को, तो ये तो हम मानेंगे ना कि फेल्योर हो रहा है। मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ, जिन परिवार के लोगों की जान गई है उसका इस समय चाहे कोई भी मुआवजा दिया जाए, चाहे कोई भी शब्द कहे जाए, वो उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन जांच जब अपनी दिशा में बढ़ रही है तो धैर्य रखना जरूरी है कि वो किस दिशा में जा रही है। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। डीजीपी साहब ने बिल्कुल सही भी बात कही कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का समय है। क्या पता बाबा से क्या क्वेश्चंस कर लिए गए हों, जूम से किए गए हों, गूगल मीट से किए गए हों, और अगर बाबा दोषी होंगे, कोई आप बताइए सरकार छिपाने की जरूरत तो शायद नहीं पड़ती मिश्रा जी। ये तो आप ही की जांच में एक कदम और आगे बढ़ जाता ना, फिर तो सवालों में ना आप घिरते ना मुझे जरूरत पड़ती आपसे सवाल पूछने की। क्या पता से सरकार नहीं चला करती ना सर, संभावनाओं पर सरकार नहीं चला करती, क्या किया है उस पर सरकार चलती है। भदौरिया जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। क्या वो कम है? जो कार्रवाई हुई है वो क्या कम है? बता रहे हैं भदौरिया जी, बताएंगे आपको कम है कि नहीं। अरे भदौरिया जी को तो हाईकोर्ट का जज बना दीजिए, भदौरिया जी तो यही न्याय करें। रुक जाइए मिश्रा जी। हाँ अरे देखिए कमाल की बात है, कह रहे विपक्ष तो सवाल उठाता है। भाई विपक्ष सवाल उठाएगा, जब पर्चा लीक हुआ है तब भी विपक्ष सवाल उठाता है।
और विपक्ष सवाल उठाता रहेगा। मेरी जिम्मेदारी है, जनता ने मुझे चुना है कि आपको सही रास्ते पे लाना, क्योंकि आप तो रास्ता भटके हुए हो। आपको सत्ता मिली है तो सत्ता के नशे में क्या आप सबको कुचल देंगे? क्या सत्ता के नशे में पर्चा लीक हो जाएगा, उन बच्चों के 25-25 लाखों के बच्चों का भविष्य आधार में पड़ जाएगा और हम बोले भी ना? अगर 120 लोगों की मौतें हो जाए और हम बोले भी ना? हाथरस जैसा कांड हो जाए यहाँ पे बच्ची के साथ जब अन्याय हुआ तो हम बोले भी ना? कमाल की बात कर रहे हो आप। BHU जैसी घटना हो जाए हम बोले ही ना? यहाँ पे लगातार आपका भ्रष्टाचार उजागर हो, यहाँ एयरपोर्ट गिरने लग जाए, या गड्ढे खुदने, या एक बारिश में रोडों पे गड्ढे हो जाए और हम बोले भी ना? कैसी बातें कर रहे हो आप? माने भ्रष्टाचार में आप लिप्त रहो, हम बोले ही ना? माने हम जनता के लिए हैं यहाँ पे, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए, सत्ता पे और धन्ना सेठों के लिए नहीं है, हम जनता के लिए हैं, आम जनता के लिए हैं। आम जनता का सम्मान करते हैं क्योंकि आम जनता ने हमें चुना है। आपको तो चुना नहीं है, शायद आप जबरदस्ती हत्याए बैठे होगे, इसलिए आपको दर्द नहीं है। अगर आपको जनता का दर्द होता तो आप ये नहीं बात बोलते कि विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है, विपक्ष क्यों उंगली उठा रहा है। अरे विपक्ष जनता के लिए उठा रहा है, और किसके लिए उठा रहा है? विपक्ष अपने लिए उठा रहा है क्या वो किसी की मां गई है उसकी चिंता उसे नहीं है क्या? किसी की बहन गई, किसी की बेटी गई, आपको चिंता ही नहीं है? किसी की मां का जाने का चिंता नहीं आपको, किसी की बेटी का जाने का चिंता नहीं आपको, किसी की बहन का जाने का चिंता नहीं, किसी के भाई का जाने का चिंता नहीं, किसी के बाप का जाने का चिंता नहीं। तो कैसे हो यार? कैसे मानवता है आपके अंदर में? कैसी मानवता है जब अपनों के लिए ही आपको चिंता नहीं है और हम अपनों की आवाज उठा रहे हैं? ये मेरे अपने खून है, ये हिंदुस्तानी है, और ये हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी अपने खून, अब ये अपने बेकसूर हैं। कैसे यहाँ पे पांव तले रौंदे गए और आप कह रहे हो आवाज क्यों उठा रहे हो? कैसी बातें करते हो भाई? आपका मन में के अंदर में आग कैसे जाता है? याद कीजिए कभी, सोचिए घर में एक बच्चा जाता है, मां जाती है, पूरा घर नहीं पूरा गांव का गांव बर्बाद हो जाता है। आप इस बात की कल्पना हादसा तो होता रहता है, एक बयान ये भी आया। चिंता नहीं इस बात की। हादसा तो होता रहता है, एक बयान ये भी आया भदौरिया। नहीं, बयान को हमेशा तोड़ने मरोड़ने की आदत है। यही तो दिक्कत है बीजेपी से, यही दिक्कत है। हमने क्या बोला, आपने क्या सुना? मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी हर चीज को, जब भी हम आवाज उठाते हैं कहीं राजनीतिकरण कर रहा है। अरे राजनीतिकरण, 120 लोगों की मौत हो रही है, आवाज उठाना राजनीति है। आप अनइंटरप्टेड बोल रहे थे सर। एक मिनट मुझे भी सुन लीजिए, अब एक बार मुझे भी सुन लीजिए। आप एक स्वर में बोलते चले जाएंगे, क्रॉस क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, चूंकि आप विपक्ष में, ऐसा नहीं होगा ना। अब एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। भदौरिया जी आप तोड़ मरोड़ रहे हैं सर, आपके नेता पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो आप देखिए, आप एक सांस में बोलेंगे। बीजेपी अगर संवेदनहीन है आपकी निगाहों में, जिन्हें चिंता नहीं है, तो अपने नेता पर बोलिए ना एक बार, कर रहे हैं। एक बार अपने नेता पर बोलिए। यहाँ पे बेरोजगारी से आत्महत्या करेगा, अगर आप कहोगे मैं राजनीति कर रहा हूं उनकी आवाज उठा के, तो मैं समझ लो राजनीति कर रहा हूं उनकी आवाज उठा के। कमाल करते हैं आप अनुराग भदौरिया जी। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आप राजनीति कर रहे हैं, मैं तो इवन आपके साथ खड़ी हूं और आपसे कह रही हूं कि आपका हर सवाल ठीक है, लेकिन एक सवाल है जिस पर आप गोल गोल घूम जाते हैं। ना बाबा पर जवाब मिलता है, ना रामगोपाल यादव जी पर जवाब मिलता है। रुक जाइए सर। राजेश चौधरी, विपक्ष का काम है आवाज उठाना, और विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है ये अनुराग भदौरिया जी ने एक सांस में बताया है। और विपक्ष सवाल उठाएगा, आप उसे राजनीति का चोला उड़ा देंगे, ये तो गलत है ना। की जिम्मेदारी पूछ लीजिए। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, विपक्ष को सवाल उठाना भी चाहिए। हमारा काम है जवाब देना, हम जवाब भी देंगे, पर विपक्ष को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अनुराग भदौरिया झूठ बोल रहे थे कि एयरपोर्ट गिर गया। इन्हीं के मित्र कांग्रेस यूपीए के शासन में एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था, 2010 में वो गिर गया। तो इतने प्रतिष्ठित चैनल पर बैठ करके इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अनुराग भदौरिया ही मंच पर इनके नेता खड़े होकर के चिल्ला रहे थे, नारायण साकार हरि की जय जयकार हो, ब्रह्मांड में जय जयकार हो। ये किसने कहा था? अखिलेश यादव जी ने कहा था। तो ये सब लोग जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं, इसके अलावा कोई नहीं करते। दूसरी बात, 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी, 2.5 लाख लोग वहां पर आए तो क्या उनको दौड़ा देते, उनके ऊपर घोड़े चला देते, उनको मार करके भगा देते। अब जब बाबा के भक्त आ गए तो उसी में व्यवस्थित करने की कोशिश की समाजवादी पार्टी। भदौरिया जी एक मिनट रुक जाइए। देखिए, चर्चा नहीं हो पाएगी, सत्ता पक्ष की बात नहीं आ पाएगी, आपके गंभीर सवालों का जवाब नहीं मिल पाएगा। तो एक एक करके बात करते हैं, थोड़ी सी आवाज डाउन करिए। राजेश चौधरी जी, भदौरिया जी के साथ बैठकर आप भी भदौरिया जी जैसे ही बिहेव करेंगे और सवाल नहीं सुनेंगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा। सवाल सुन लीजिए। आपने कहा व्यवस्था की गई, बताइए तो जरा क्या व्यवस्था की गई? 80,000 की जगह जब 2.5 लाख लोग पहुंचे तो क्या अतिरिक्त व्यवस्था की प्रशासन ने? चलिए, जैसे तुरंत व्यवस्था हो नहीं सकती थी। जैसे ही घटना घटी, प्रशासन पूरा
सक्रिय था और जिनकी लापरवाही थी उनको सस्पेंड किया गया। घटना घटने का इंतजार किया गया राजेश जी, लापरवाही थी उनको सस्पेंड किया गया, तुरंत कार्रवाई हो रही है। नहीं तो लापरवाही कोई करेगा तो उस पर कार्रवाई तो होगी, और वो कार्रवाई करना आपकी जिम्मेदारी है राजेश चौधरी जी। आप ये बताइए, उसको पकड़ेगा, आप चिंता मत करिए, किसी भी तरह से कोताही सरकार बरतने वाली देखिए, मैं दूसरे मुद्दे पर जाना नहीं चाह रही हूँ, पहुंच वाला व्यक्ति हो। राजेश जी एक मिनट, मैं दूसरे मुद्दे पर जाना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन आपने एयरपोर्ट का जिक्र कर दिया अनुराग भदौरिया जी की बातों में आकर। एयरपोर्ट में नहीं की सरकार, अरे तो सर सरकार में इनकी बना था, तो क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि रख रखाव आप कराएंगे? कमिश्नर क्यों नहीं सस्पेंड करते आप? भ्रष्टाचार तो इन्होंने किया ना चौधरी जी, अरे भ्रष्टाचार तो इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने किया ना, हमने तो किया। सरकार में आप हैं, ऐसी बातें मत कहिए कि बोलकर आप फंस जाएं और मुद्दे में आप दूसरे मुद्दे में मैं चली जाऊं। अनुराग भदौरिया जी प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए, आवाज कम करिए पहले। बनाया था भाई 2010 में, यही समर्थन दे रहे थे यूपी के राजेश जी और अनुराग भदौरिया जी। देखिए, आप दोनों ऐसे आपस में लड़ेंगे तो मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगी सर। मैं विक्रम जी के पास जा रही हूँ। आप अनुराग भदौरिया जी सवाल का जवाब नहीं आने देना चाहते। ऐसा मुद्दा है अनुराग भदौरिया जी कि सत्ता पक्ष से बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन आपके अननेसेसरी बोलने के चक्कर में राजेश चौधरी बच जाएंगे, सवालों का जवाब नहीं देना पड़ेगा उन्हें। तो थोड़ा रुकिए, सवालों का जवाब आने दीजिए। अरे वो सवालों का जवाब नहीं देंगे। प्राची जी किनसे सवाल पूछ रहे हो? आप भी नहीं दे रहे थे ना, यही दिक्कत है आप लोग, आप राजनेताओं दिल के लोग हैं। राजेश चौधरी सर मारने से क्या मिलने वाला है? राजेश चौधरी जी बताइए सर, आप इंतजामों की कुछ बात कर रहे हैं, नहीं जानते, उनसे सवाल पूछ रहे हो आप, ये विपक्ष को दोषी ठहरा रहे हैं। जिन्होंने इंतजाम में लापरवाही की उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं ना, पूछने लायक है ही नहीं, उनको सस्पेंड किया गया है ना, और जो अधिकारी इसमें शामिल होगा, आयोजक शामिल होगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। न्याय होगा, अन्याय नहीं हो सकता है सर। चलिए, आपने भी आयोजकों की बात की, आपने भी अधिकारियों की बात की, और आप भी नाम लेना भूल गए अब सूरजपाल का। यही सर एक सियासत का चेहरा है जो बार बार देखने को मिल रहा है। अब इस पर जवाब देंगे एपी सिंह जी। एपी सिंह जी, 121 मौत तो हो गई और आपने कहा मानवता का वक्त है, आप इंतजार कर रहे हैं सबूत देने में। सर कब तक दे देंगे सबूत, ताकि पता चल जाए कि भाई वो जो सब कुछ हुआ वो एक जहरीले स्प्रे की वजह से हुआ, और दोषी कौन है, किस पर आपको शक है, ये भी बताइए। जो लोग मुझे मिले वो अभी हॉस्पिटलाइज हैं, निकल के आएंगे, घर पे आएंगे, वहां से उनको बाकायदा हम स्टेटमेंट कराएंगे, SIT के सामने ले जाएंगे, सारी चीज बताएंगे, अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? सोचो ना आप, कौन है मरने वाले और किस पर आरोप है मारने का? मारने का आरोप भी हम पर, बुलाने का आरोप भी हम पर, मरने वाले भी हमारे, हम ही पे कार्रवाई हो रही, हमें कटघरे में खड़ा किया जा रहा, हमें अपने सनातन धर्म के अनुसार संस्कार करने का भी समय नहीं दिया जा रहा है। आप इस बात को समझिए। अब आधे लोग जेल में मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या करें? आधे लोग 10वीं 13वीं की तैयारी कर रहे हैं, आधे लोग अस्पताल दौड़ रहे हैं इलाज कराने के लिए, उनको इलाज से डिस्चार्ज हो, जब रिलीव हो तब उसके बाद हो। ये स्थिति बहुत ही मार्मिक है, समझिए आप। जो घटना हुई स्थिति है एपी सिंह जी, मैं तो समझ रही हूँ, और मैं इसीलिए कह रही हूँ कि 121 मौतों का गुनहगार कौन है, कितने दिन हो गए आज, मुझे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। अभी भी आप लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि वक्त अभी आएगा, फिर हम बताएंगे, फिर दोषियों को चिन्हित किया जाएगा, फिर कार्रवाई की जाएगी। आप तो बखूबी जानते हैं सर, न्याय देरी से मिलता है तो उसका कोई मतलब तो नहीं होता। नहीं, बिल्कुल न्याय जल्दी हो रहा है। आप विश्वास रखिए, जांच एजेंसियों पर भरोसा रखिए, सरकार पर भरोसा। केंद्र सरकार भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इशू किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी जागरूक है, ज्वलंत है, जीवंत है। हमारी मीडिया निष्पक्ष, निर्भीक, निडर है, हमारी सरकार सारा काम कर रही है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी जानकारी ले रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी भी जानकारी ले रहे हैं, माननीय रक्षा मंत्री जिन्होंने तुरंत NDRF की टीम को भेजा, क्या वो जानकारी नहीं रख रहे होंगे? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? इतना विश्वास आपको अधिकारियों पर है, तमाम सरकारों पर है, तो आपकी और उनकी थ्योरी तो अलग अलग जा रही है ना। या तो आप गलत दिशा में, या उनकी जांच गलत दिशा में जा रही है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, स्प्रे लेकर लोग पहुंच गए, ये जानकारी सरकार तक नहीं है। सरकार कह रही साजिश है, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं साजिश है, नारायण साकार घरी कह रहे हैं अपने स्टेटमेंट में कि षड्यंत्रकारी बख्शे नहीं जाएंगे, सरकार पर भरोसा रखिए। मैं कह रहा हूं, आप सब कह रहे हैं, तो क्या इसमें होने तो दीजिए। के पीछे छिपाने की कोशिश तो नहीं की जा रही ना, जो गलतियां हुई हैं। बड़ा सवाल तो यही है ना, MS खान जी बोलेंगे, हम किससे छिपाएं? हमने सब सरेंडर करा दिए। आयोजक, आपने कहा आयोजक हमने सरेंडर करा दिया,
आयोजक हमने पे इंजीनियर सर गलती किसकी है? अच्छा चलिए छोड़िए, ये बात छोड़ देते हैं। हमने सरेंडर सर सर साजिश के एंगल पर भी आपसे बात कर लूंगी। चलिए जो चूक हुई है आप बताइए ना, कितने हजार लोगों की परमिशन ली गई थी? 80,000 से अधिक। और कितने 80,000 से अधिक, यानी फिर अनलिमिटेड आ जाएंगे? तो है नहीं। आप समझिए ना प्राची जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या सर आप भी वरिष्ठ वकील हैं, आप भी समझिए, आपको एक नंबर देना होता है लिखकर परमिशन का। अधिक करके आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। विक्रम सिंह जी इस बात का जवाब दीजिए। सर मुझे थोड़ा समझने में शायद दिक्कत हो, आप टेक्निकल बता पाएंगे। से अधिक लिखकर दिया है अगर, तो कितनी भी भूमिका या कितने भी लोग आ जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा एपी सिंह साहब ने, काउंटिंग मशीन नहीं होती लेकिन अप्रोक्सीमेशन होता है। 80,000 का 85 हो सकता है, 75 हो सकता है, लेकिन 2.5 लाख नहीं हो सकता है। मैंने रविंद्र शर्मा जी का एग्जाम्पल दिया एटा में, जब संख्या बढ़ने लगी उन्होंने मीटिंग समागम बाबा का बैन कर दिया, पूरी सभा कैंसिल कर दी। और यही होना चाहिए। अगर मनमाने तरीके से भीड़ का आगमन हो रहा है और आप देख रहे हैं कि स्थिति आपे से कंट्रोल से बाहर हो रही है, आप उस समागम को बैन कर सकते थे और करना चाहिए था। यहां पर वही त्रुटि हुई जो रविंद्र शर्मा ने एटा में कर दिया, वो यहाँ हाथरस में भी होना चाहिए था। अगर आपने 80,000 से ज्यादा भीड़ आई, 2 लाख, जिस वक्त 90,000 से ऊपर होने लगी, आपको ये प्रोसेस पूरा समागम कैंसिल कर देना चाहिए था। ठीक है एपी सिंह जी, अब छोटा जवाब दीजिएगा इस पर। ऐसा लग रहा है ना फिर तो गुमराह किया गया ना। वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्या अगर जैसे ही 12 बजे 11 बजे के बाद समागम में संख्या बढ़ने लगी, क्या साधन था कैंसिल? लोग आ चुके थे, रोड सारे ब्लॉक हो जाते, सारी व्यवस्था फैल जाती, तो उसका तो कायदे से समापन तो हो गया था ना। समापन तो घटना तो हो गई ना एपी सिंह जी, आप लोग इतने ही आश्वस्त थे, तो घटना तो हो गई। 121 लोगों की जान चली गई एपी सिंह जी, ये इतना सिंपल नहीं है। विसर्जन कराना बड़ा आसान होता है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अनाउंस हो जाता। प्राची जी, सभा निरस्त, सब लोग अपने अपने घर पर जाएं और विसर्जन की व्यवस्था ट्रैफिक पुलिस और वहां के स्वयंसेवक सब करा देते हैं। विसर्जन आधे घंटे का काम है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि क्राउड बाहर जा रहा है नियंत्रण से, आपको सभा बैन करनी चाहिए। ठीक है एमएच खान जी, देखिए क्लीन चिट दे रहे हैं अभी एपी सिंह जी, कह रहे हैं कि मानवता को देखते हुए आप पहले थोड़ा सा धैर्य रखिए, लेकिन वो ये भी मान रहे हैं कि गलती तो हुई नहीं है, हम कॉपरेट कर रहे हैं। नहीं, ये वकील हैं उनके बाबा के, तो ये जो 302 का मुलजिम होता है, जिसने कत्ल किया होता है वो भी वकील लगता है, जिसका कत्ल हो गया वो भी वकील लगता है। तो दोनों अपनी अपनी बातें करते हैं। ये वकील हैं, इनसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। बहस होना चाहिए बाबा से, बाबा से बात करनी चाहिए कि आपने ये वकील साहब थे क्या उसमें आयोजन में? उस वक्त ये मौजूद थे क्या वहां पर? तो ये तो वकालत कर रहे हैं। वकालत से देश नहीं चलता, वकालत से कानून नहीं बनता, न चलता है। वकालत से अपनी रोजी रोटी कमाई जाती है, तो कमा रहे हैं, ये कमाइए, क्या दिक्कत है? लेकिन चूक बहुत बड़ी हुई है। 121 आदमी का मरना शर्म से सर झुक जाता है। और हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर देखिए, बिल्कुल फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि इन लोगों को बर्खास्त करना चाहिए, एसपी डीएम को हटा देना चाहिए, जिससे निष्पक्ष जांच हो सके और बाबा के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। ठीक है, राजेश बाबा ही बता सकते हैं कि हमको कैसे लोगों ने बताया, सेवादार ने बताया कि हमारे 2.5 लाख आदमी। राजेश चौधरी जी जवाब दीजिए। था जो उनको बताया। अब मैं किसकी बात पर यकीन करूं? एमएच खान जी, एक मिनट। एमएच खान साहब को तो हमारे सनातन में कमी निकालनी है। कुछ न कुछ एक इंसिडेंट हुआ है, दुर्घटना हुई है, दुखद घटना हुई है, सरकार कोई सनातन में कमी नहीं है। मैं सनातन का निष्पक्ष करता हूं। मक्का में भी तो हुआ ये, मैं इज्जत करता हूं। मक्का में हुआ कि नहीं हुआ? कहां लेकर जा रहे हैं राजेश चौधरी? मक्का में हुआ कि नहीं हुआ घटना? सनातन के खिलाफ कहां लेकर जा रहे हैं राजेश चौधरी जी? ये तो ऐसा लग रहा है कि सनातन धर्म के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं आप। घटना हो जाती बात व्यवस्थाओं को लेकर हो रही है, घटना से सबक लेते हुए आगे से इस तरह की घटना ना घटे, ये प्रशासन को आगे से भी इसकी नियम कायदे बनाने चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब जो लोग मर गए, जो लोग बेचारे उसमें चले गए, गरीब लोग थे, कमजोर लोग थे, उनके साथ तो शासन प्रशासन पूरी तरह से खड़ा हुआ है। जो घायल है उनका प्रॉपर इलाज कर रहे हैं, जो दोषी है उनको सजा दे रहे हैं, यही ना काम सरकार का है। और आगे से कोई इस तरह की घटना ना घटे, उसकी हमको चिंता करनी होगी। इस बात की हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आगे से इस तरह का कोई मॉब इकट्ठा होगा
धरना होगा, प्रदर्शन होगा या आयोजन होगा, कथा होगी, भागवत होगी, आप ले रहे हैं, लेकिन राजेश चौधरी जी यहाँ बैठकर सनातन धर्म के पीछे छिपने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं होगा सर। कोई आपसे सवाल पूछेगा, आप उसे सनातन धर्म की तरफ छोड़ देंगे, ये इजी रास्ता आप नहीं ले पाएंगे। एमएच खान जी बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए एमएच खान जी बोलिए। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, नहीं मैं सनातन के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सनातन की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इज्जत करता हूँ। ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा है मेरे ऊपर कि सनातन के खिलाफ बोलना है। सर एमएच खान जी भी इस देश के नागरिक है, थोड़ी आवाज कम कर दीजिए, राजेश चौधरी सुनते नहीं है फिर। और एमएच खान जी भी इस देश के नागरिक हैं राजेश चौधरी जी। आप सरनेम देखकर अगर यहाँ बैठकर सिर्फ इसके पीछे छिपने की कोशिश करेंगे तो ये गलत तरीका है राजेश चौधरी जी आपका। वो आपसे वाजिब सवाल पूछ रहे थे और अव्यवस्थाओं पर सवाल पूछ देना धर्म का मसला नहीं होता है, तो हर मुद्दे पर धर्म लेकर मत आइए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।